हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जोश मलियाबादी की नज़्म अलबेली सुबह का मुतालिया करेंगे। अलबेली सुबह जोश की बहुत खूबसूरत और बहुत मशहूर नज़्म है। उर्दू शायरी की भी बहुत मकबूल नज़्म है। देखो, जो भी फ़ितरत के मनाजिर पर जो नज़में लिखी गई हैं उर्दू शायरी के अंदर, उनमें अलबेली सुबह को एक मुनफरिद मकाम हासिल है। हमारे यहाँ BA के निसाब में ये नज़्म शामिल है। शहपारे जो गज़लों और नज़मों का मजमुआ है, उसके अंदर हम इसको, ये नज़्म है अलबेली सुबह। अलबेली सुबह पढ़ने से पहले हम जोश का थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं कि जोश जो हैं उनका नाम था, असल नाम शब्बीर हसन खान जोश नाम था उनका, और वो मलिहाबाद के अंदर 5 दिसंबर 1898 ईस्वी के अंदर मलिहाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उनके जो शायरी थी उनको विरसे में मिली है, विरासत के अंदर मिली है। उनके बुज़ुर्ग, उनके वालिद, उनके दादा परदादा वगैरह सब शायर थे। फ़कीर मोहम्मद खां गोया जो बहुत मशहूर दास्तान गो भी गुज़रे हैं, शायर भी हैं, साहिब दीवान, वो उनके दादा थे। उनका ताल्लुक़ यहाँ राजस्थान से, टोंक से भी रहा है। और जोश ने शायरी के अंदर 2 लक़ब जोश को दिए गए हैं, एक शायर शबाब और एक शायर इनकलाब। शायर शबाब जो है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि शबाबियात पर और रूमानियत पर, जो रूमानी शायरी है उनकी, वो उनकी दिल से करीब थी, उनके मिजाज से, उनकी फ़ितरत से करीब थी। इसलिए उन्होंने रूमानी जो नज़में लिखी हैं, जो शबाबियात पर जो नज़में लिखी हैं, वो उनके दिल की आवाज़ है एक तरीके से देखा जाए तो। और शायर इनकलाब भी उनको कहा गया, हालांकि जोश से पहले इकबाल ने इनकलाब का तसव्वुर इकबाल ने पेश कर दिया था। उन्होंने जो खिज़्र राह नज़्म लिखी थी, खिज़्र राह, उस नज़्म के अंदर उन्होंने इनकलाब का तसव्वुर जोश से पहले पेश कर दिया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। लेकिन इकबाल का जो इनकलाबियात का तसव्वुर था वो उन्होंने अपने फ़िक्र व फ़लसफ़े के अंदर समो दिया था। इसलिए इकबाल के बजाय हम जोश को शायर इनकलाब कहते हैं। और शायर शबाब तो उनकी फ़ितरत जो थी वो, उसकी वजह से उन्होंने जो नज़में लिखी हैं उनकी फ़ितरत से करीब हैं, उनके मिजाज से करीब हैं। शबाबियात पर जो उन्होंने नज़में लिखी हैं, खुमरियात पर जो नज़में लिखी हैं, रूमानियत पर जो नज़में लिखी हैं, वो सब नज़में जो हैं वो उनको देखते हुए उनको शायर शबाब कहा गया है। देखो, उनकी जो मलिहाबाद के अंदर पैदा हुए थे और वहाँ उन्होंने लखनऊ के अंदर, सीतापुर और आगरा वगैरह के अंदर, उन्होंने अलीगढ़ में भी तालीम हासिल की है। तालीम की वजह से मुख्तलिफ़ मकामात पर रहे हैं। और हैदराबाद जो थे वो मुलाजमत की वजह से गए थे, दारुल तर्जुमा हैदराबाद के अंदर वो मुलाजमत की वजह से गए थे। फिर बाद में आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे और वहाँ इस्लामाबाद के अंदर उनका 1982 ईस्वी के अंदर, 22 फरवरी 1982 ईस्वी के अंदर उनका इंतकाल हो गया था। तो जोश के जो शेरी मजमूए हैं वो कौन कौन से हैं? जोश के शेरी मजमूओं के अंदर रूह अदब है, ठीक है। इसके अलावा नक्शो निगार है, शोला व शबनम है, और जुनून व हिकमत है, और आयात व नगमात है, और उनका शेरी मजमुआ और आता है, क्या कहते हैं, सुंबुल सलासिल है और सुमूम सबा है। ये उनके मुख्तलिफ़ जो शेरी मजमुए हैं वो है। इब्तिदा के अंदर उन्होंने फ़ितरत के खूबसूरत मनाजिर पर नज़में लिखी थी, और जो रूह अदब उनका मजमुआ है, शेरी मजमुआ, उसके अंदर वो नज़में शामिल हैं जिसमें उन्होंने फ़ितरत के खूबसूरत मनाजिर पर बहुत खूबसूरत दिलकश नज़में लिखी हैं। उन्हें खूबसूरती असल में क्या अट्रैक्ट करती थी, चाहे वो फ़ितरत की खूबसूरती हो, चाहे वो इंसान के रूप में या औरत के रूप में, सिर्फ़ नाजुक के रूप में हो, तो उस खूबसूरती को, जो वो खूबसूरती जो उन्हें अट्रैक्ट करती थी, तो उस वजह से उन्होंने उस पर नज़में लिखी हैं। तो इब्तिदा के अंदर रूह अदब के अंदर जो नज़में हैं वो फ़ितरत के मनाजिर पर हैं। फिर वो बाद में हैदराबाद गए हैं, तो हैदराबाद के अंदर जो है उनका जो है वो ट्रेंड शायरी का बदलता है और वो शबाबियात पर लिखने लगते हैं। देखो, जो ये नज़्म है कौन सी, अलबेली सुबह, अलबेली सुबह जो नज़्म है, ये नज़्म उनकी फ़ितरत की खूबसूरती पर या सुबह की खूबसूरती पर लिखी गई। उन्होंने सुबह को एक क्या माना है, एक दुल्हन माना है।
एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में तस्वुर किया है। और इस नज़्म की खूबसूरती यह है कि इसके अंदर जो तशबीहात हैं वो सिनफ़ नाज़ुक की रियायतों को मलहूज़ रखती हैं, यानी उसके अंदर जो जितनी तशबीहात हैं वो सारी तशबीहात औरत की खूबसूरती की तरफ भी इशारा करती है। क्योंकि उन्होंने फिर उसको सुबह को एक दिलकश दुल्हन तस्वुर किया है, इसलिए उसी मुनासिबत से इन्होंने तमाम तशबीहात का इस्तेमाल किया है। देखो हम इसका खुलासा या तशरीह में पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। शायर कह रहा है, नज़र झुकाए उरूस फितरत, जबी से जुल्फ़ें हटा रही है। उरूस फितरत, फितरत की दुल्हन। मैंने अभी आपको कहा कि रात जो है, सुबह जो है सॉरी, वो एक दुल्हन तस्वुर किया इन्होंने, तो वो कह रहे हैं उरूस फितरत यानी फितरत की जो दुल्हन है वो नज़र झुकाए हुए जबी से जुल्फ़ें हटा रही है। जबी कहते हैं माथे को, तो अपने माथे से जुल्फ़ों को हटा रही है। जब रात, ये वक्त कौन सा है, रात ख़त्म हो रही है और सुबह होने को है, यानी सुबह पूरी तरह हुई नहीं है, सुबह होने को है। तो शायर कह रहा है कि सुबह होने को है, तो वो रात की जो स्याही ख़त्म हो रही है उसको उन्होंने किससे तशबीह दी है? रात की स्याही ख़त्म हो रही है और सुबह का उजाला नमूदार हो रहा है, तो उसको उन्होंने तशबीह दी है कि जो दुल्हन है वो अपने माथे पर से जुल्फ़ें हटा रही है अपनी नज़रों को झुकाए हुए। सहर का तारा है ज़लज़ले में, सहर कहते हैं सुबह को, सितारा, तारा जो है सुबह का जो आखिरी सितारा होता है वो तेज़ रोशनी देता है, वो कह रहे हैं वो ज़लज़ले में है। ज़लज़ला किसे कहते हैं? अर्थक्वेक को ज़लज़ला कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब कांपना। सुबह का सितारा जो है वो कांप रहा है। कांप रहा है कैसे? मतलब टिमटिमा रहा, उसे जब वो ऐसे ऐसे टिमटिमाता है सितारा, तो उसको शायर किस तरह कह रहे हैं कि शायर कह रहे हैं कि सुबह का सितारा जो है वो ज़लज़ले में है, कांप रहा है। उफ़क़ की लौ थरथरा रही है। उफ़क़ कहते हैं आसमान का आखिरी किनारा। आसमान के आखिरी किनारे पर चूँकि सुबह नमूदार होने को है, इसलिए जो सूरज की जो रोशनी है वो हल्की हल्की नमूदार होने लगी है, सुर्खी जो है वो दिखाई देने लगी है। तो वो जो है वो कांपती, उफ़क़ की लौ थरथराई। लौ का मतलब है लपट जो होती है ना, आग की लौ जो होती है, तो जैसे चिराग जलता है उसकी एक लौ निकलती है। तो वो कह रहे हैं कि जो सुबह का जो सूरज नमूदार हो रहा है आसमान पर, और आसमान के किनारे पर उसकी लौ दिखाई देने लगी है, उसकी जो सुर्खी है वो दिखाई देने लगी, तो वो थरथरा रही है, कांप रही है। यानी चूंकि हल्की हल्की दिखाई दे रही है, अभी हल्की हल्की नमूदार होने लगी है सुबह, इसलिए वो कह रहे हैं कि शहर का तारा जो है वो तो ज़लज़ले के अंदर है, सितारा ज़लज़ले के अंदर है, टिमटिमा रहा है क्योंकि डूबने वाला है, ख़त्म होने वाला है, सुबह होने वाली है। और उफ़क़ पर लौ जो है वो आसमान के ऊपर सूरज की जो रोशनी है वो हल्की हल्की नज़र आने लगी है। रविश रविश नगमे तरब है। रविश कहते हैं वैसे तो तरीक़े को, लेकिन यहाँ क्या मतलब है? चूँकि आगे देखिए, रविश रविश नगमे तरब है, चमन चमन जश्न रंगबू है। चमन कहते हैं बाग को, तो चमन की रियायत से रविश का मतलब हुआ जो बाग का जो रास्ता होता है, जिसके दोनों तरफ क्यारियाँ होती हैं ना, वो फूलों की क्यारियाँ होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो बाग का रास्ता है रविश, उस रास्ते को कहा रविश रविश नगमे तरब है। तरब कहते हैं खुशी को, नगमा कहते हैं गीत को, खुशी के गीत गा रहा है। जो रास्ते हैं चमन के दरमियान में, बाग के दरमियान के अंदर जो रास्ते हैं वो खुशी के गीत गा रहे हैं। चमन चमन जश्न रंगोबू है। चमन कहते हैं बाग को, बाग जो है वो जश्न मना रहा है, काय का? रंग और बू का, रंग और खुशबू का। रंग और खुशबू का कैसे जश्न मना रहा है? देखो, जब फूल खिलते हैं तो चारों तरफ रंग बिखर गए, है ना, कोई लाल रंग का फूल है, कोई गुलाबी है, कोई पीला है, कोई काला है, कोई ऑरेंज है, तो वो कह रहे हैं कि चारों तरफ रंग बिखरे हुए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे बाग जो है वो रंगों का जश्न मना रहा है। और काय का? खुशबू का, बू कहते हैं खुशबू को, और खुशबू का, फूल खिल रहे हैं तो उनकी खुशबू आ रही है चारों तरफ, तो वो कह रहे हैं कि बाग जो है वो खुशबू का रंग और खुशबू का जश्न मना रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है कि कुदरत जो है वो बहुत खूबसूरत होती है। आप जाके बाग के अंदर देखिए, नए नए फूल जो हैं वो सुबह सुबह खिलते हैं, हवाएं चलती हैं, परिंदे बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से अच्छी तशबीहात के ज़रिए शायर जो है वो यहाँ पेश कर रहा है। तो वो क्या कह रहा है? रविश रविश नगमे तरब है,
खुशी के गीत गा रहे हैं। कौन? चमन के रास्ते। चमन के जो रास्ते हैं जहाँ से बीच में से होकर इंसान गुजरता है और चारों तरफ फूल लगे हुए होते हैं, तो वो जो रास्ते हैं वो खुशी के गीत गा रहे हैं। और चमन जो है वो खुशबू और रंगों का जश्न मना रहा है। तयूर शाखों पे हैं गज़ल ख्वां। तयूर कहते हैं परिंदों को। परिंदे जो हैं शाखों पे, किसकी? फूलों की जो शाखें हैं, पेड़ों की जो शाखें हैं, टहनियाँ हैं, उन टहनियों के ऊपर गज़ल ख्वां गज़ल गा रहे हैं। परिंदे जब बोलते हैं, सुबह सुबह परिंदे खुदा की हमदो सना करते हैं, तो शायर क्या कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे परिंदे चहचहा नहीं रहे बल्कि गज़लें गा रहे हैं, गज़ल गा रहे हैं। कली कली गुनगुना रही है। और बाग के अंदर जो फूलों की कलियां हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कलियां गुनगुना रही हैं, वो भी गीत गा रही हैं। तो शायर को ये मंज़र इतना अपील कर रहा है, इस फितरत की खूबसूरती इतनी अपील कर रही है कि वो उस नशे के अंदर कुदरत की खूबसूरती को इस तरह बयान कर रहा है जैसे सुबह ना हो करके बल्कि एक खूबसूरत दुल्हन है, और उस दुल्हन की खूबसूरती का इजहार वो इस तरह कर रहा है। सितारा सुबह की रसीली झपकती आँखों में हैं फसाने। सितारा सुबह, सुबह का सितारा, सुबह का जो सितारा होता है आखिरी, उस सितारे के लिए वो कह रहे हैं सितारा सुबह की रसीली झपकती आँखों में। रसीली, रस भरी, झपकती आँखों में। झपकती आँखें जो कि खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, झपक रही हैं। क्यों कह रहे हैं वो सितारे की आंखें झपक रही हैं? क्योंकि सितारा जो है वो टिमटिमा रहा है। तो टिमटिमाते हुए सितारे को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें जो हैं वो झपक रही हैं। ठीक है, उसमें क्या है? रसीली झपकती आँखों में हैं फसाने। फसाने कहते हैं कहानियों को। तो उसकी आँखों में कहानियाँ हैं। काय की कहानियाँ हैं? रात की कहानियाँ हैं, जो उसने रात को भर देखा है दुनिया के अंदर, जो उसने दुनिया के मनाजिर देखे हैं रात भर, वो कहानियाँ, वो ऐसा लग रहा है जैसे वो सितारा अपनी आँखों से, अपनी झपकती आँखों से वो कहानियाँ सुना रहा है। निगार महताब की नशीली निगाह जादू जगा रही है। निगार महबूब को कहते हैं, महताब, महताब जो है वो चाँद है। तो चाँद की जो महबूब की तरह खूबसूरत है वो क्या है? उसकी नशीली निगाह, उसकी निगाह जो है, नज़र जो है, नशीली नज़र जो है वो जादू जगा रही है। देखो, चाँद की नशीली निगाह किस लिए कहा इन्होंने कि जो चाँदनी है अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुई है। सुबह नहीं हुई है इसलिए अभी रात का आखिरी हुस्न, आखिरी रात का जो हुस्न है, आखिरी पहर का, वो भी बाकी है। यानी चाँदनी जो है वो, उससे ऐसा लग रहा है जैसे एक नशा चारों तरफ फैला हुआ। तो चाँद की जो नशीली नज़र है, यानी उसकी जो चाँदनी है वो जादू जगा रही है, वो हम पर सब पर जादू कर रही है। तयूर बज़्म सहर के मुतरिब। तयूर कौन? परिंदे। परिंदे जो हैं बज़्म सहर, बज़्म सहर का मतलब होता है, सहर कहते हैं सुबह, बज़्म कहते हैं महफिल को। सुबह की महफिल के मुतरिब हैं। मुतरिब कहते हैं गाने वाले, गवैये। तो शायर कह रहा है कि जो परिंदे हैं वो ऐसा लग रहा है, जब वो सुबह सुबह गा रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे सुबह की महफिल के गाने वाले हैं। देखो, हर पहर का अलग गाने वाला राग के हिसाब से होता था। तो उस वजह से, उसी मुनासिबत से शायर जो है वो ये कह रहा है कि परिंदे जो हैं वो सुबह की महफिल के गाने वाले हैं, मुतरिब हैं। लचकती शाखों पे गा रहे हैं। लचक रही हैं शाखें क्यों लचक रही हैं? वो नाजुक हैं। टहनियाँ जो हैं वो, फूलों की टहनियाँ नाजुक हैं। तो उन टहनियों के ऊपर, लचकती हुई शाखों के ऊपर जो हवा से हिल रही हैं, उन शाखों के ऊपर वो परिंदे जो हैं वो सुबह सुबह की महफिल के जो गवैये हैं वो गीत गा रहे हैं। नसीम फिरदौस की सहेली। नसीम कौन है? नसीम कहते हैं खुशगवार हवा को। जो खुशगवार हवा है वो, उसको उन्होंने क्या कहा है? फिरदौस की सहेली कहा। फिरदौस कहते हैं जन्नत को। जन्नत की सहेली क्यों कहा है? क्योंकि वो इतनी खुशगवार है कि उसे देख के ऐसा जब चल रही है बाग के अंदर तो ऐसा लग रहा है जन्नत का मज़ा आ गया हो, जन्नत की हवा चल रही हो जैसे। तो वो कह रहे हैं कि जो नसीम है, जो सुबह की खुशगवार हवा है, वो फिरदौस की सहेली है, जन्नत की सहेली है। गुलों को झूला झुला रही है। गुल कहते हैं फूलों को। फूलों को झूला झुला रही है, यानी यह है कि हवा चलती है तो फूल जो हैं धीरे धीरे हिलते हैं। तो उसको उन्होंने क्या तस्वुर किया है, क्या तशबीह दी है उन्होंने, कि फूलों को ऐसा लग रहा है जैसे झूला झुला रही है। कौन?
हवा। हवा जो है वो चल रही है तो फूलों को हिलाती हुई चल रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे फूलों को झूला झुला रही। कली पे बेले की किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती। कली पे बेले की, बेला बेले का फूल, बेले के फूल की जो कली है जो सफ़ेद होती है, हल्की हल्की गुलाबी सी, तो वो कह रहे हैं कि जो बेले की जो कली है उस कली पर किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती। शबनम कहते हैं ओस को, मोती देखो शबनम का जो कतरा होता है, ओस का जो कतरा होता है, सुबह सुबह ओस के कतरे आपको फूलों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, टहनियों के ऊपर नज़र आएंगे। सुबह सुबह बाग में चले जाओ तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। तो वो कह रहे हैं कि बेले की कली पर जो एक कतरा है शबनम का, जो ओस का एक कतरा है, ओस की एक बूंद है, वो ऐसी नज़र आ रही है जैसे मोती हो, मोती की तरह दमक रही है वो। नहीं ये हीरे की कील पहने, वो कह रहे हैं कि नहीं ये मोती नहीं है पानी का, शबनम का मोती नहीं है, बल्कि क्या है, ये हीरे की कील पहने हुए कोई परी मुस्कुरा रही है। परी जैसी खूबसूरत कोई लड़की हीरे की कील पहने हुए, कील जो होती है वो नाक के अंदर पहनी जाती है, हीरे की छोटी सी कील पहन लेती हैं लड़कियां नाक के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि हीरे की कील पहने हुए नाक के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी मुस्कुरा रही हो, जैसे उसकी खूबसूरती उससे बढ़ जाती है हीरे की कील से। उसी तरह बेले की कली के ऊपर शबनम का एक कतरा, एक बूंद, एक मोती जो है वो इस तरह चमक रहा है जैसे कि कोई लड़की हीरे की कील पहने हुए मुस्कुरा रही। सहर को मद्दे नज़र हैं कितनी रियायतें चश्मे खूफिशा की। सहर कहते हैं सितारे को, ठीक है। चश्मे खूफिशा किसे कहते हैं? चश्म कहते हैं आँख को, खूफिशा का मतलब होता है आग, वो खून बरसाने वाली। तो आंखें खून बरसाने वाली यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया है? यहाँ सुर्खी माइल आँखों से लिया है उन्होंने कि देखो सुबह सुबह जो होता है ना, इंसान जब सो के उठता है तो क्या होता है, उसकी आंखें थोड़ी सी सुर्खी माइल होती हैं, थोड़ी सी लाल होती हैं। तो जब भी शायरों ने शायरी की है, अपने महबूब की आंखों की खूबसूरती की तारीफ़ की है, तो वो सुबह के वक्त जब उसकी आंखों की खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं तो उसकी सुर्ख आंखों की तारीफ़ करते हैं। तो वो कहते हैं सहर को, सुबह को बहुत पसंद है ये जो सुर्खी माइल आँखें हैं वो बहुत पसंद हैं, यानी उनकी रानाइयाँ जो हैं, आँखों की जो सुर्खी माइल आँखें हैं उनकी रानाइयाँ, उनकी खूबसूरती बहुत पसंद है। हवा बयाबां से आने वाली लहू में सुर्खी बढ़ा रही है। तो इतनी उसको पसंद है कि जो बयाबां से जो हवा आ रही है, जो जंगल से हवा आ रही है, वो भी ऐसा लगता है जैसे लहू के अंदर, खून के अंदर सुर्खी को बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि जो अच्छी हवा चलती है, फ्रेश हवा चलती है, तो क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर खून का इजाफ़ा, खून में इजाफ़ा हो जाता है, हमारी सेहत अच्छी होती है। तो वो यही बात कह रहे हैं कि इंसान, वो जो हवा चल रही है उस वक्त, सुबह सुबह के वक्त, वो इतनी सेहत बख्श है कि लग रहा है जैसे कि वो हवा हमारे जिस्म के अंदर लहू को बढ़ा रही है। शलू का पहने हुए गुलाबी हर एक सुबुक पंखुड़ी चमन में, शलू का लिबास को कहते हैं। तो वो कह रहे हैं हर गुलाबी जो पंखुड़ी है, फूल की जो पंखुड़ी है, हर गुलाबी पंखुड़ी, ऐसा वो पंखुड़ी जो है गुलाब की, वो उसने गुलाबी शलू का पहन रखा है। और चमन के अंदर, चमन कहते हैं बाग को, बाग के अंदर उसने, सुबुक कहते हैं नाजुक को, वैसे तो होता है हल्का, सुबुक का मतलब होता है हल्का, लेकिन यहाँ क्या है, चूंकि पंखुड़ी की बात है तो पंखुड़ी कैसी है, नाजुक है। तो हर नाजुक पंखुड़ी ने गुलाबी शलू का पहन रखा है। रंगी हुई सुर्ख ओढ़नी का हवा में पल्लू सुखा रही है। उसने चूंकि शलू का रंगीन पहन रखा है, गुलाबी पहन रखा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे बाग के अंदर जितने भी फूल वगैरह हैं वो सब चूंकि रंगीन हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उसने जो गुलाबी, हर पंखुड़ी ने गुलाबी रंग का शलू का पहन रखा है, तो ऐसा लग रहा है रंगी हुई सुर्ख ओढ़नी का, कि सुर्ख ओढ़नी जो सर पे ओढ़ रखी है, ऐसा लग रहा है किसी लड़की ने सुर्ख ओढ़नी सर पे डाल रखी है और हवा में अपना पल्लू ऐसे सुखा रही है। तो वो एक तसव्वुर है, शायर के जहन के अंदर एक तसव्वुर है। वो ये महसूस कर रहा है कि जैसे फितरत जो है वो एक सिनफ़ नाजुक की तरह, एक खूबसूरत दुल्हन है, एक लड़की है जो खूबसूरत दुल्हन बनी हुई है, और उसी की तमाम खूबसूरतियाँ
तमाम दिलकशियाँ, तमाम रानाइयाँ जो हैं वो शायर जो है वो फितरत के अंदर देख रहा है। फलक पे इस तरह छुप रहे हैं हिलाल के गिरदोपेश तारे। फलक कहते हैं आसमान को, आसमान पे इस तरह छुप रहे हैं। हिलाल कहते हैं चांद को, चांद के गिरदोपेश तारे। गिरदोपेश चारों तरफ, पेश तो वैसे होता है सामने, गिरद का मतलब है इधर उधर चारों तरफ। तो मतलब उनका कहने का है कि चांद उसके आसमान पे इस तरह चांद के चारों तरफ सितारे छुप रहे हैं। सुबह होने को है तो सितारे और चांद दोनों की रोशनी मान पड़ जाती है, छुपते तो क्या है लेकिन हाँ उनकी रोशनी सूरज की रोशनी के आगे मान पड़ जाती है। तो मतलब ये है कि जो सितारे हैं वो चांद के चारों तरफ छुप रहे हैं। किस तरह छुप रहे हैं, अब उसको तशबीह दे रहे हैं वो कि जैसे कोई नई नवेली जबी से अफशां छुड़ा रही है, कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन जो है अपनी जबी से, अपने माथे से अफशां को छुड़ा रही है। अफशां क्या होता है, अफशां वो सुनहरे सुनहरा एक पाउडर होता है, सुनहरे ज़र्रात होते हैं उसके अंदर, जो माथे पर दुल्हनों के लगाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जब वो सितारे चांद की चारों तरफ छुप रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि, उन्होंने तशबीह किससे दी है, उन्होंने तशबीह दी है कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन जो है अपने माथे पर से अफशां को छुड़ा रही है और वो चारों तरफ उसके अफशां के ज़र्रात जो हैं वो गिर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये चांद के गिर सितारे नहीं छुप रहे बल्कि उसके माथे पर से अफशां जो है वो छुड़ा रही है, तो वो हट रहे हैं। खटक ये क्यों दिल में हो चली फिर। अब देखो मैंने तुमसे आप लोगों से ये कहा था कि शायर जो है वो इब्तिदा के अंदर उसने फ़ितरत के खूबसूरत मनाजिर पर शायरी की, फ़ितरत की खूबसूरती ने उसे अट्रैक्ट किया, जोश को अट्रैक्ट किया, और जोश जो थे वो फ़ितरत की खूबसूरत मनाजिर पर शायरी करते हैं। तो मनाजिर फ़ितरत पर उनकी बेहतरीन शायरी रूह अदब के अंदर पाई जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो फ़ितरत की खूबसूरती के साथ साथ सिनफ़ नाज़ुक की खूबसूरती, इंसान की खूबसूरती की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं, चूँकि रूमानी मिजाज था उनका। तो अब ये जो आखिरी शेर है, इस आखिरी शेर से हम उस बदलते हुए ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं जो फ़ितरत के जहन में था कि खटक ये क्यों दिल से हो चली फिर। अब दिल के अंदर खटक होने लगी, क्या कि चटकती कलियों ज़रा ठहरना। अब वो कलियों के जो कलियां चटक करके फूल बन रही हैं तो उसकी जो आवाज़ आ रही है उससे वो क्या कह रहे हैं कि तुम ज़रा ठहरो, तुम ज़रा रुक जाओ, हवाए गुलशन की नर्म रौ में ये किसकी आवाज़ आ रही है। हवाए गुलशन, गुलशन की हवा यानी बाग की जो हवा नरम बह रही है, जो धीरे धीरे बह रही है, जो बाग की हवा, उसमें किसी की आवाज़ आ रही है कि कोई आ रहा है बाग के अंदर। अब वो फ़ितरत की खूबसूरती से उनकी नज़रें किसकी तरफ जाने लगी हैं, अब वो महबूब की तरफ उठने लगी हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो कलियां हैं वो चटक रही हैं तो उनकी चटकने की आवाज़ उन्हें ऐसी लग रही है जैसे वो चटक नहीं रही बल्कि महबूब जो है वो बाग के अंदर आ रहा है। ये आहट महबूब के आने की है। तो ये शायर जो है वो